मंत्री महोदय जी से उनके संबोधन के लिए अनुरोध करूंगा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि ये हॉल छोटा पड़ गया है। मुझे अगर ये बताया गया होता या इन्हीं को अंदाज़ा लगाना चाहिए था तो बाहर एक शामियाना टेंट लगवा लेते हैं, लेकिन इसमें से आपका जो उत्साह है उसके लिए भी मेरे मन में संतोष है काफ़ी। दीपावली का ये पर्व चल रहा है, लगातार ये एक सप्ताह भर का पर्व होता है, चाहे वो धनतेरस से शुरू होता है, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और आज गोवर्धन पूजा, कल भाई दूज। तो इस दिन के, इस सप्ताह भर के सारे कार्यक्रमों की सबको आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज 26 अक्टूबर है, कल 27 अक्टूबर है और कल के दिन को मिला करके आज दिन जोड़ लेता हूं मैं, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये अवसर है। इस अवसर पर पहले तो मैं हमारे जो आदरणीय नेता, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन जी को ज़रूर याद करूंगा। उनकी कल जयंती है 27 अक्टूबर को, और डॉक्टर मंगल सेन जी ने ही हरियाणा में जनसंघ के समय से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के उस सारे सफ़र में कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, जिसमें से उन्होंने पार्टी को वहाँ तक पहुँचाया। 1951 में वो जनसंघ की स्थापना के बाद तुरंत राजनीति में आ गए थे। 57 में पहली बार चुनाव लड़ करके रोहतक से वो विधायक भी बने थे और लगातार संघर्ष करते हुए, हमको याद होगा कि जल युद्ध के नाते 1985 में चौधरी देवीलाल जी के साथ मिल करके हरियाणा में एक बहुत बड़ा और आंदोलन भी किया था, जल संघर्ष इस नाते से, और जल की आपूर्ति कैसे हरियाणा के ज़्यादा हो, तो उस नाते से काम करते करते 1990 में उनका जो है देहांत हुआ था, हमें छोड़ के चले गए थे। लेकिन आखिरी वर्ष में उन्होंने एक जो कहना चाहिए एक दिशा, एक संकल्प, एक विचार हमारे सामने रखा कि हरियाणा की संपूर्ण राजनीति कैसे करनी है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग लगातार उस समय किसी न किसी के साथ मिलकर, कभी सत्ता के बाहर, कभी सत्ता के अंदर, और ये सब चलता था। वो सपना 2014 में और पूरा हुआ जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण राजनीति हमने की। और दूसरा जो विषय याद करने का, उसी को मैं जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि वो यात्रा हमने 26 अक्टूबर 2014 को शुरू की थी। 26 अक्टूबर 2022, 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9वें वर्ष के भी लगभग 4 घंटे और ऊपर हो गए हैं, क्योंकि प्रातःकाल 11:30 बजे, 11 बजे के लगभग शपथ हुई थी, अब 3 बजे हैं, तो 9वें वर्ष का प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर भी आप सबको, आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता को, पूरे बल्कि देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मैं बधाई भी देता हूं, सबको शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि जनता का सहयोग इसी प्रकार से, जैसे 8 साल मिला है, इसी प्रकार से वो मिलता रहेगा। हमने इन 8 सालों में काम अपनी ओर से तो बहुत किए हैं। ये ठीक है कि विपक्ष का काम थोड़ा आलोचना करना होता है, नामी विपक्ष होता है, तो इसलिए करनी भी चाहिए। और कभी कभी उनके विपक्ष में विरोध करने के उसमें से कुछ बातें अगर प्रदेश के हित में हमको ध्यान में आ जाए तो हम उसको ठीक भी करते हैं। हमने कभी भी विपक्ष को इतना ज़्यादा यानी दरकिनार नहीं किया कि उनकी कोई अच्छी बात हमें मिले तो हमने न माना हो। तो हमने लगातार जो हमारे नीतियाँ, जो हमारी पॉलिसी, जो हमारी उपलब्धियाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि संयोग से 2014 में ही मई में हमारी केंद्र में भी सरकार बन गई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमको एक ब्लूप्रिंट रखा है समाज की प्रगति का, प्रदेशों की प्रगति का, बराबर वो हमको संभालते हैं। तो उन्होंने जब जो रास्ते दिखाए, जो परिणाम से मिली, उस पर भी हम लगातार काम करते रहे। तो एकजुट होकर के 8 साल में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीज़ें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी हैं उसको हमने आगे भी बढ़ाया।
अगर मैं ये कहूँ कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीज़ों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीज़ों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। और उसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जो समय समय पर बताते भी रहे हैं। आज भी ज़रूर मैं थोड़ा समय आप लोगों को ज़रूर उसका बताऊंगा भी सही। हमने जैसे सबसे पहली अगर मैं बात कहूँ तो भले प्रयत्न तो हमने 5 साल पहले शुरू किए थे, लेकिन सफलता पिछले 2 साल में मिली हमको। वो है परिवार पहचान पत्र, कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा का कैसे हम रख सकें, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सकें। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसको ध्यान दिया है। और ये 5 वर्ग जैसे मैंने बताया आयु, हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। वो चीज़ें सारी स्कीमें उसी हिसाब से बांटी जा रही हैं। कभी एक पुराने समय में आश्रम व्यवस्था चलती थी, उस समय 4 आश्रम चलाए गए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वो 25-25 साल का उस समय का हिसाब था। आज हमने आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है, और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम, कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसको दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफ़ी शुरू हो गया है, काफ़ी आगे बढ़ेंगे। पहला उसमें कार्यक्रम तो बहुत लिए हैं, लेकिन जिसका उल्लेख करूंगा वो है अंत्योदय के नाते से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। कम आय के लोगों को कैसे आय की वृद्धि करके उनका सुख चैन कैसे बढ़ाया जाए। तुमने टारगेट रखा कि 1 लाख से नीचे पर एनम पर फैमिली जिनकी इनकम है उनको पहले सिलेक्ट किया है, और ये लगभग 7 लाख के आसपास परिवार हरियाणा में हैं जिनके 1 लाख रुपए से भी कम आय है, अर्थात महीने की केवल 8,000, उनको कैसे 15,000 तक लेकर जाए, ये योजना मेरी शुरू हुई है। इसमें हमने जगह जगह पर अंत्योदय मेले लगाए हैं, आधे लग चुके हैं, आधे भी बाकी हैं। कोविड के कारण से थोड़ा स्लो हुआ ये मामला, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों से सहयोग किया है, स्किल डिपार्टमेंट से उसको सहयोग किया है, प्राइवेट इंडस्ट्री से भी हमने सहयोग मांगा है। लगभग 30,000 लोगों को बैंक के ऋण पिछले 6 महीने में ही हमने दिलवाए हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। कोई छोटा उद्योग है, छोटा कोई अपनी दुकान है, अपना कोई ऐसा काम है जिसमें से उनको आय बढ़ जाए, और एक बहुत नीचे लेवल के लोगों को एक संतुष्टि है, इस नाते से ये काम हमने इसमें किया है। अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, एक एक वर्ग के नाते, किसानों के नाते बहुत काम किए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिसका मैं उल्लेख करूँगा, मैं 7-8 काम ऐसे उल्लेख करूँगा जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8 साल में 8 कमाल जैसे कह सकते हैं ना, इस प्रकार के काम बहुत हैं। कई बार हमारे DPR साहब ये कहते हैं कि जब कभी कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती तो मुझे समझ नहीं आता क्या छोड़ूं क्या निकालूं, सैकड़ों की संख्या में इनके सामने, क्योंकि सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है। फिर भी कोशिश करके हमने कहा कि प्रमुख 8, उसके बाद कुछ और उल्लेख करेंगे। तो ये भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसान, एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसान को यानी उसका फसल कहाँ क्या बोया है,
उसको समय पर उसकी प्रोक्योरमेंट के नाते उसको सुविधा मिल जाए, ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए, और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हर किसान को ही पता लग जाता है, सरकार को भी पता लग जाता है, मंडियों को भी पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हैं वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर ज़मीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगाओ, और खाली क्यों छोड़ी है। कुछ किसान योजना से खाली छोड़ते हैं उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। कहीं पानी भरा हुआ है, नहीं बिजाई होती है, कहीं बीज बोया है, पैदा नहीं हुआ है। तो ऐसी कई जो बातें रहती हैं। तो हर एक एकड़ का हमारे पास समाधान चाहिए कि हम उसमें कैसे ज़मीन इसकी ठीक कर सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, उसकी उपज को खरीद सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। वैसे तो ये सारे कार्यक्रम जो है ना आईटी के ऊपर आधारित हैं। हमने इन सारे सिस्टम में आईटी का उपयोग इसको बड़ी मात्रा में बढ़ाया है। यानी कभी समय था आईटी लोगों के लिए बहुत बड़ी ऐसी चीज़ थी कि लोगों को आश्चर्य लगता था कि ये भी सिस्टम है, ऐसा भी बन सकता है। हम भी छोटे होते थे तो मोदी जी ने एक शौक लगा दिया हमको कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर आज सारी चीज़ों का ऐसा लग रहा है कि सारी समस्याओं की आधी से ज़्यादा समस्याएं इसमें हम हल कर सकते हैं। डाटा जितना हरियाणा में हमने इकट्ठा किया है इतना शायद ही किसी प्रदेश ने डाटा इकट्ठा किया, बल्कि हमारे सर्वर छोटे पड़ गए हैं। नए सर्वर्स की, नया स्पेस खरीदने की योजनाएं बन रही है। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम को हमने बढ़ाते हुए ऑनलाइन सेवाएं लगभग 42 विभागों की 547 ऑनलाइन सेवाएं ये अंत्योदय सरल पोर्टल पर, यानी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अटल सेवा केंद्र जिसको CSC कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से गांव में बैठा हुआ भी किसी भी सेवा का लाभ वो वहाँ से उठा सकता है। तो एक क्रांति ऐसा लोगों को लगता है कि जो चीज़ हम धक्के खा करके दफ्तरों में जाते थे, दस्तावेज देते थे, और जितनी भी उनकी परेशानियाँ होती थी, कोई चंडीगढ़ भागता था, कोई कहीं भागता था, आज उनके गांव में बैठे हुए उनकी समस्याओं का हल होने लगा है। 12 लाख तो मैं कहता हूँ CM विंडो में जो लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस दी हैं 12 लाख के लगभग आई हैं पिछले 8 साल में, एवरेज 1.5 लाख हर महीना। तो उनका समाधान लगभग 90% लोगों का समाधान उससे अपने आप ही होता है। कुछ लोग हैं लंबा चलता है, कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, वो फिर बातें आते हैं, हम उनका पॉलिसी बना के कोई और किसी प्रकार की स्कीम ला करके और हम उनको हल करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा लाभ, प्रत्यक्ष आलोचना हमारी इस बात के लिए करता रहा है क्या कि हम होते थे तो हमारे यहाँ लोग आते थे, भीड़ लगी होती थी, इनके यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। जबकि हमारा एजेंडा है कि हरियाणा का कोई व्यक्ति ये बार बार चंडीगढ़ के चक्कर काटे तो क्यों काटे। नहीं तो यही मैं जब 1998 की बात है, जब रामविलास जी शर्मा शिक्षा मंत्री होते थे, बंसीलाल जी की सरकार थी, 20% अध्यापक जब ट्रांसफर होते थे ना, 20 से 30% 4th फ्लोर भरा रहता था, CM के ऑफिस का भी और जो शिक्षा विभाग का ऑफिस वो भी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हमने उसी समय तय किया था कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लाएंगे, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में आज एक बार उनसे ऑप्शन ली जाती है, यथासंभव उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको स्थान दे दिया जाता है। मोर देन 90% लोग जो हैं, टीचर्स जो हैं, टीचर्स का अब तो अन्य विभाग भी, हमने जिन विभागों में तो 300 से ऊपर संख्या थी उनको ऑनलाइन किया था एक कार्डर के नाते। अब हमने 80 की संख्या तय कर दी है कि अगर किसी एक कार्डर में 80 से ज़्यादा संख्या है पूरे प्रदेश में, उनको ऑनलाइन करेंगे। हाँ, उससे नीचे एडमिनिस्ट्रेटिवली करना पड़ता है कि ऑनलाइन का सिस्टम बनता नहीं है, तो बहुत कम संख्या हो तो वो फिर मैनुअली उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से किया जाता है। तो एक ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी, ये भी हमारा जो है एक बहुत यूनिक सिस्टम है जिसका दूसरे प्रदेश अध्ययन करके गए हैं और कई प्रदेशों ने इसको लागू कर भी दिया है। इसके बाद अगर मैं कहता हूँ तो वो है गांव में लालडोरा के अंदर लोगों की जो ज़मीन थी और उसको उनका मालिक अधिकार नहीं था, मालिकाना हक देने के लिए लालडोरा समाप्त किया, सर्वे कराया और उनको ड्रोन सर्वे के बाद उनको मालिक बनाया, उनको रजिस्टर। अब कोई भी व्यक्ति अपने उस प्रॉपर्टी को अपना कहने में तो उसको आनंद आता ही है कि मेरा घर है, फिर उस पर वो लोन ले सकता है, बेचे तो रेवेन्यू में उसको रजिस्ट्री के नाते से भी उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। अब उसको यानी उसको ये कोई नहीं कह सकता कि ज़मीन तो पंचायती है किसी और की है। तो इसलिए और ये स्वामित्व स्कीम ऐसी बनी, इसको भी प्रधानमंत्री जी ने अब सारे देश में लागू किया है।
प्रधानमंत्री जी स्वयं कई बार हमारी योजनाओं की प्रशंसा वो कर चुके हैं, तो इसलिए हम इन पर लगातार लगे रहते हैं। और अगर तो वो है गांव में 24 घंटे बिजली। हमारा गांव जगमग गांव, यानी 2014 में जो आज हमारे पास आंकड़े हैं, सिर्फ 538 ऐसे गांव थे जहां 24 घंटे बिजली मिलती थी। और वो भी कैसे मिलती थी, उसके पीछे का 514 उसका भी एक विषय ध्यान में रहना चाहिए। कुछ गांव से जमीनें लेते थे वहाँ पावर हाउस बनाने के लिए, 5 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ पंचायती जमीन लेनी है, और साथ में एक कंडीशन होती थी कि हाँ इस गांव को हम 24 घंटे बिजली देंगे। वो 538 गांव ऐसे थे जहां जमीन लेके बदले में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। खैर वहाँ भी 24 घंटे मिलती थी कि नहीं मिलती थी, नाम था 24 घंटे। हमने हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए बहुत प्रयत्न किए, प्रेम प्यार, यानी जिसको कहना चाहिए कैरेट एंड स्टिक, बोथ वी अप्लाइड। सख्ती भी की, जिन्होंने नहीं टाइम से बिल पे किए हैं और मीटर बाहर नहीं निकलवाए हैं तो बीच में कनेक्शन काटने पड़े, वो भी काटे। बाद में फिर अपने आप ठीक है जी हम कराएंगे कर दो। हाँ, सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया, बिजली की जो क्वालिटी है वो भी हमने अच्छी की। आज 5681 गांव आउट ऑफ 6225 इनमें 24 घंटे बिजली जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं और हमारी प्लान है कि इस साल के अंत तक, मार्च 23 तक, हम जो है सभी 6200 गांव में 24 घंटे बिजली दे देंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। कुछ बचेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन टारगेट हमारा ये है। फिर गांव में एक काम जो और हम कर गए, सारे देश में कहीं नहीं हुआ और उसके लिए लड़ाई बहुत लड़ी, वो है पढ़ी लिखी पंचायतें। पंचायतों में अमूमन पंच सरपंच, मुझे तो पढ़ना नहीं आया जी कागज़, मैं तो अंगूठा टेक आदमी हूँ, जो उसने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया। और इसमें से करप्शन बहुत था, लोग छूट जाते थे, केसेस कोई भी होते थे उनके अगेंस्ट, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होता था। हमने उसमें 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास, ऐसा उनके यानी जेंडर और उसको लेकर के, कास्ट को लेकर के कुछ थोड़ी छूट भी दी है। और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण है कि चुनाव शुरू होने के बाद हाई कोर्ट ने बीच में रोक दिया। तो हम सुप्रीम कोर्ट में कि रोकना नहीं चाहिए था, चुनाव होना चाहिए था, फिर भी अब रोका है तो ये लड़ाई लड़के आप इसका निर्णय करो। 45 दिन लगातार बेंच ने सुनवाई की और आखिर में कमेंट किया कि नॉट ओनली हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दिस शुड बी फॉलो। तो ये एक हमारा एक और उपलब्धि जिसको मैं कह सकता हूँ, आउट ऑफ दोज 8 विच आई एम गोइंग टू मेंशन बिफोर यू। और इसके बाद एक है हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी। इस ढंग से हमने उसको तैयार किया है, चाहे उसमें उनको प्रोत्साहन के नाते से खेल खेलते समय उनकी ध्यान रखना हो, उनकी राशन मनी है या उनको पार्टिसिपेशन के लिए एडवांस पैसा देना हो, चाहे मेडल जीतने के बाद पैसों की जो उसकी राशि है उसकी लिमिट क्या होगी वो हमने सर्वाधिक रखी हुई है। और फिर नौकरियां, खास करके जो मेडल लेकर के आते हैं उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित की हैं। 550 पद हमने सुनिश्चित कर दिए हैं कि ये 550 पद तो मेडल विनर्स के लिए ही रहेंगे। अभी हालांकि 200-250 ही उसमें आए हैं मेडल विनर्स में, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। लगातार हम उसकी ऐड भी दे रहे हैं और बहुत मेडल विनर जो ऐसे हैं वो अपने खेलों को कंटिन्यू करने के लिए भी नौकरी में आ भी नहीं रहे हैं। आखिर जब आदमी सोचता है भी खेलों से मैं बाहर हो जाऊँ तो मैं नौकरी में जाऊँगा, तो उसी समय वो आता है। तो इसलिए लगातार हम चाहते हैं कि 550 भी हम खेलों को कि 550 एनुअल है ये 550 भी संख्या कम पड़ जाए। अगर कम पड़ेगी तो उसको और बढ़ाएंगे, लेकिन मेडल विनर्स को नौकरी सुनिश्चित करना। और जो मेडल विनर नहीं है उनको भी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जो बनता है उनका, उस सर्टिफिकेट के आधार पर ग्रुप सी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं। ग्रुप डी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं। ग्रुप सी में जो आउटस्टैंडिंग वाले जो मेरिट ये मेडल लेकर के आएंगे ये, और इनमें अगर पूरे नहीं होते 3% कवर करने के लिए, तो फिर ये जो एक्रेडिटेशन वाले भी ग्रुप सी में, इनका भी एग्जाम के माध्यम से 3% का कोटा तय कर दिया कि इनको 3% जरूर करेंगे, क्योंकि 3% में भी ये लगभग 600-700 अलग से ग्रुप सी की बन जाती हैं। तो 550 अलग हैं
बाकी 3% ग्रुप सी में, 10% ग्रुप डी में, ये अलग से एक प्रकार से नौकरी देने का ये हमारा उसमें विचार है। हाईएस्ट वो दिया जाता है प्राइस, हाईएस्ट प्राइस इन द कंट्री। ये एनुअल है, एनुअल यानी जितनी भी टोटल होंगी उसमें 3% कोटा ग्रुप सी का, 10% आउट ऑफ ऑल जो हम अपॉइंटमेंट्स देंगे उसमें से उसकी रिजर्वेशन है। तो ऐसा ही है, और वो 550 भी एनुअली हैं, उसमें हर साल इतनी पोस्टें भरी जाए इसके लिए हमने उसमें रखा है। अब इसके अलावा ये तो मैंने 8 इसलिए बताया कि हमारे मित्रों ने कहा कि 8 ऐसे कौन से हमारे विषय हैं जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सी 8 बड़ी बातें हैं। इसके बाद अगर मैं बताता हूँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा कम उल्लेखनीय काम नहीं है। जेंडर रेशो हम 851 से और 923 तक ले गए हैं, इसको और आगे 923 और 950 तक तो हम पूरा प्रयत्न इसमें लगाए हुए करेंगे ही, बाकी समाज अपने आप संतुलन बैठा लेता है उसके बाद। लेकिन ये भी एक उपलब्धि है, हरियाणा को जहाँ बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, आज वो स्थिति हरियाणा के बारे में कोई नहीं कहता कि हम पूरी उसका ध्यान रखते हैं। इसके लिए भी हमने जैसा कहा कि अवेयरनेस पैदा करना, आईसी प्रोग्राम के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, और फिर दंडित भी करना जो अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो गलत काम करके और लिंग की पहचान करने का जो काम डॉक्टर करते थे उनको दंडित भी किया, कई एफआईआर हुई, कईयों को अंदर किया है। डीबीटी ये अपने आप में आईटी का एक और प्रोग्राम है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। पोस्ट बेनिफिशरीज ये बहुत निकले हैं कि वो एक जगह भी मानो फायदा ले रहे हैं और उसी प्रकार का फायदा छोटा मोटा चेंज करके, नाम चेंज कर दिया, पता चेंज कर दिया, ये करके घोस्ट बेनिफिशरी निकले हैं। अब चूंकि आधार भी आ गया, परिवार पहचान पत्र भी आ गया, तो 1 मिनट में पकड़ा जाता है व्यक्ति। और इसी प्रकार जो हम स्कीमों का पैसा डायरेक्ट भेजते हैं, बीच में रास्ते में जो कमीशन खाने वाले लोग होते हैं वो बाहर हो गए हैं, इसलिए सीधा किसी भी स्कीम का कोई फायदा उठाता है तो व्यक्ति को डीबीटी जाता है। हम पिछले 5 साल में 53,000 करोड़ रुपया हमने सीधे ट्रांसफर किया है, और एक सरकारी अनुमान के हिसाब से करोड़ रुपया हमने इसमें से बचाया है, जो अदरवाइज डीबीटी के माध्यम